हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू ऑप्टिमिस्टिक जी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो इंडियन पॉलिटी की सीरीज में हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो रहेगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज के बारे में, यानी कि संघ एवं इसका क्षेत्र। तो इसको हम समझेंगे। आज से हमारे जो लेक्चर्स हैं उसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तक हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कहाँ कहाँ से चीज़ें ली गई और कॉन्स्टिट्यूशन के क्या फीचर्स थे, हमने इसको पढ़ा था। और इसके बाद हमने देखा था प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना। अब हम आज से शुरू करेंगे अनुच्छेद 1 से, यानी कि आर्टिकल 1 से हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। और आज का टॉपिक है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ एवं इसका क्षेत्र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संघ एवं इसका क्षेत्र जो है वो संविधान के किस भाग में और किन आर्टिकल्स में दिया गया है। तो जो आपका यूनियन टेरिटरीज के बारे में, जो हमारे स्टेट्स हैं उनके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 1 में दिया गया है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है उसके आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक ये एक्सप्लेन्ड है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक इसके बारे में आपको मिलता है? तो ये आपको मिलेगा आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 के बीच में। यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, संघ एवं उसके क्षेत्र, ये आपका हो गया पार्ट 1 और इसका आर्टिकल है 1 to 4। और हम यहाँ पर सिर्फ आर्टिकल्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम ब्रीफली समझेंगे कौन सी चीज़ कहाँ से और क्यों ली गई है। अगर किसी चीज़ को यहाँ पे शामिल किया गया है, जैसे अभी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम स्टेट्स जो मतलब टेरिटरीज को हम एक्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, हम अधिग्रहण भी कर सकते हैं। तो वो अधिग्रहण को इसमें क्यों शामिल किया गया है और क्या उसके पीछे कारण रहा, क्या फिलोसॉफिकल व्यूज रहे, क्या पॉलिटिकल व्यूज रहे, तो ऐसे हर पॉइंट को हम अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज हैं, यानी संघ एवं उसके क्षेत्र हैं, वो हमारे संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक दिए गए हैं। और इनके बारे में अगर हम और जानना चाहें तो हमने अभी 2 लेक्चर पहले देखा था शेड्यूल्स के बारे में, यानी कि अनुसूचियों के बारे में। तो जो आपकी अनुसूची 1 है, कौन सी है? अनुसूची 1 यानी कि शेड्यूल 1। तो जो शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 में दिया गया है नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड दियर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, आपके शेड्यूल 1 में क्या दिया गया है? स्टेट्स एंड नेम ऑफ द स्टेट्स एंड दियर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। ये कहां दिया गया है? शेड्यूल 1 में। नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड दियर टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन। ये आपका अनुसूची 1 है। अनुसूची 1 में आपको क्या दिया गया है? जो आपके राज्य हैं उनके नाम के बारे में दिया गया है और बताया गया है उनके न्यायिक क्षेत्र। क्या है ये? राज्यों के नाम एवं उनके न्यायिक क्षेत्र। नोट डाउन करते रहिएगा सारी चीजें। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? सबसे पहले हम देखेंगे हमारा अनुच्छेद 1 जो है आर्टिकल 1, ये क्या कहता है? इट स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट्स का मतलब है कहता है। ठीक है, या इट मीन्स। क्या कह रहा है? इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत in India that is Bharat as a union of states। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज किया गया है यूनियन यूज किया गया है, फेडरेशन नहीं यूज किया गया। ठीक है, बहुत से लोग इसको फेडरेशन ऑफ स्टेट जल्दबाजी में बोल देते हैं, जो कि गलत है। ठीक है,
फेडरेशन ऑफ स्टेट यूज नहीं किया गया है, इसकी जगह पे क्या यूज किया गया है, यूनियन ऑफ स्टेट। जैसा कि हमने आपको कहा कि हम आर्टिकल्स में, अनुच्छेद में जो भी चीजें दी गई हैं, हम उसके बारे में पूरा समझेंगे कि वो क्यों, कहां से और कैसे दी गई हैं। तो जब हम इसको समझते हैं तो हमको सबसे पहले यूनियन और फेडरेशन के बारे में समझना होगा, यानी कि वाई यूनियन नॉट फेडरेशन। ठीक है, फेडरेशन क्यों नहीं यूज किया गया है, उसकी जगह पे यूनियन क्यों यूज किया गया है, इसको हम यहां पर समझते हैं। तो बिकॉज इट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, तो ये यहां पे ये क्यों है, ये जो हिस्सा है इसमें दो रीजन है कि यहां पे कोई एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, जो ये यूनियन बना, यानी जो स्टेट्स इकट्ठा हुए हैं, जो इनका हमारा राज्यों का संघ है, ठीक है, इनमें कोई आपसी समझौता नहीं हुआ है, किसी समझौते के तहत इनको नहीं जोड़ा गया है। और जहां पे समझौता नहीं होता है, जहां पे आपके कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता है, उसे हम फेडरेशन नहीं कहते। फेडरेशन की सबसे पहली शर्त होती है कि वहां पे एग्रीमेंट होना चाहिए, स्टेट्स के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये पहला रीजन है कि क्यों फेडरेशन नहीं है, क्यों इसे यूनियन कहा गया, क्या दोनों में अंतर है। ठीक है, और दूसरा कहा गया नो राइट टू सीड फ्रॉम फेडरेशन, जो इनका समूह है, ठीक है, इसमें इनके पास में राइट टू सीड नहीं है, नो राइट टू सीड, यानी कि समझौते से, यानी कि मतलब ये जो संघ बना है इससे निकलने का इनके पास कोई अधिकार नहीं है। मतलब जो राज्य हैं वो ये समूह या संघ जो है उसको छोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो इन दो वजहों से इसे हम यूनियन कहते हैं, फेडरेशन नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे जो फेडरेशन है वो यूनियन है, यहाँ पे जो हमारे इंडिया में जो फेडरेशन है स्टेट्स का, वो क्या है, यूनियन है, वो फेडरेशन नहीं उसको कहेंगे। क्यों, क्यों, बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स की, तो ये क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल। इनडिस्ट्रक्टिबल का मतलब होता है कि अविभाज्य। क्या है, अविभाज्य। जो समूह है, जो इतने सारे स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनका जो समूह है, जो उनका संघ है, वो टूटेगा नहीं, वो क्या है, अविभाज्य है। इसीलिए ये जो फेडरेशन है इसको हमने यूनियन का नाम दिया है। ठीक है, फेडरेशन जो होता है वो टूट सकता है लेकिन यूनियन टूट नहीं सकता है। ठीक है, सो द फेडरेशन इज यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल, बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। तो ये आपने समझा कि क्यों हमने यूनियन यूज किया है, हमने फेडरेशन का यूज यहाँ पे नहीं किया है। सारी चीजों को छोटा छोटा समझना बहुत जरूरी है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आप आधी अधूरी पढ़ाई करते हैं, अगर आप सारी चीजों को डिटेल में नहीं समझते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होगा, बहुत ज्यादा आपके लिए हैजार्डस होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हम नहीं चाहते कि आप लोग ऐसी किसी प्रॉब्लम में आए। इसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे आर्टिकल 1 के प्रोविजंस है वो क्या दिखाते हैं। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 1, क्या प्रावधान है, जो प्रावधान है अनुच्छेद 1 के, जो प्रावधान है वो क्या दिखाता है, तो वो दो चीजें दिखाता है। एक तो है नेम ऑफ कंट्री, क्या बताएगा, हमारे देश का नाम बताता है अनुच्छेद 1, और दूसरा बताता है कि हमारी राजव्यवस्था यानी कि हमारी पॉलिटी किस प्रकार की होगी, टाइप ऑफ पॉलिटी। तो नेम ऑफ कंट्री हो गया, टाइप ऑफ पॉलिटी हो गया। तो नेम ऑफ कंट्री क्या कहता है, अभी हमने आर्टिकल 1 पढ़ा था, उसने कहा था इंडिया, दैट इज भारत।
क्या कहा था? इंडिया दैट इज भारत। यानी हमारे इंडिया के यहाँ पे दो नाम दिखाए गए हैं। अब ये दो नाम क्यों अडॉप्ट किए गए, इसको समझना बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है यहाँ पे। क्यों? तो इसका रीजन ये था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, यानी कि जो हमारी संविधान सभा थी, उसने कहा था, उसमें जो सदस्य थे उनके कई सारे व्यूज थे, कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू थे, कई सारे मत थे, और मत अलग अलग थे। मतैक्य नहीं था। क्या नहीं था? मतैक्य नहीं था, यानी कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था। ठीक है, मतैक्य नहीं था। किसके लिए? नाम के लिए। कुछ लोगों का कहना था कि हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए? भारत होना चाहिए। और कुछ का कहना था कि हमारे देश का नाम इंडिया होना चाहिए। और भी छोटे छोटे कई सारे व्यूज थे, बट जो मेजॉरिटी थी वो इन दो व्यूज की थी। और हमारे संविधान सभा ने क्या कहा कि हम इन दोनों को लेकर चलेंगे, हम इंडिया भी नाम रखेंगे और हम भारत भी नाम रखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए नाम दिया गया इंडिया दैट इज भारत। ठीक है, इट वॉज द कंप्रोमाइज बिटवीन टू डाइवर्जेंट ओपिनियंस। इट वॉज द कंप्रोमाइज बिटवीन टू डाइवर्जेंट ओपिनियंस। Why? Because the is one opinion about the name is India, and the second opinion was Bharat. The first opinion was India, and the second opinion was Bharat about the name of our country. Hence, the member of Constituent Assembly decided to compromise with these two divergent opinions. तो जो हमारे संविधान सभा के सदस्य थे उन्होंने क्या निर्धारित किया कि हम इसको जो है दोनों नामों को लेकर चलेंगे। ठीक है, यही दो मुख्य नाम थे जिनकी मांग रखी गई थी। इसके बाद वो बताता है टाइप ऑफ पॉलिटी, यानी कि हमारी राज्य व्यवस्था का प्रकार क्या होगा। तो इसलिए बताता है यूनियन ऑफ स्टेट। क्या बताता है? यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्यों का संघ। यानी हमारा जो देश होगा उसमें राज्य व्यवस्था किस प्रकार की होगी? संघात्मक प्रकार की होगी। ठीक है, संविधान की हमारी आपने विशेषताएं पढ़ी थी हमारे पिछले के पिछले लेक्चर्स में, और उन लेक्चर्स में जब हमने संविधान की विशेषता पढ़ी थी उस लेक्चर में, तो हमने आपको बताया था कि हमारे भारत का संविधान कैसा है? एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक संविधान। ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं अर्ध संघात्मक, यानी कि क्वासी फेडरल। ठीक है, यूनिटरी बायस्ड फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ये सारी चीजें जो ये जो एक पॉइंट है इसको हमने अलग अलग प्रकार से समझा था, और यहाँ हम आपको इसको समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये दो चीजें बताता है आर्टिकल 1। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो आपका आर्टिकल 1 है उसके अकॉर्डिंग हमारी जो टेरिटरी है, इंडिया की जो टेरिटरी है वो कैसी है, इसको हम यहां पर समझेंगे। तो हमारी टेरिटरी जो है वो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? टेरिटरी ऑफ इंडिया कितने पार्ट में डिवाइड है? 3। ठीक है, पहला पार्ट आपका क्या है? ठीक है, पहला पार्ट है टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, राज्यों का क्षेत्र। क्या है? टेरिटरीज ऑफ स्टेट्स, राज्यों का क्षेत्र। ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा कहता है यूनियन टेरिटरीज। हमारे इंडिया की टेरिटरी में क्या क्या आएगा? तो पहली तो जितनी स्टेट की टेरिटरीज हैं वो सभी हमारे टेरिटरी ऑफ इंडिया होंगी। इसके अलावा जो यूनियन टेरिटरीज हैं, क्या हैं? यूनियन टेरिटरीज हैं, यानी कि यूटीज, संघ शासित प्रदेश। ये हमारे भारत का क्या होगा? टेरिटरी होगा, क्षेत्र होगा। और इसके अलावा भारत का क्षेत्र क्या होगा आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग? वो होगा टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय
Indian government, that may be acquired by Indian government at any time। तो ये तीन टेरिटरीज हैं जिनसे मिलके हमारी इंडियन टेरिटरी बनती है। इन तीन क्षेत्रों को मिला के हमारा जो है वो भारतीय क्षेत्र बनता है। ये चीज यहां पे आपको क्लियर है, ठीक है। तो इन सभी को मिला के हमारा यूनियन बना है, ठीक है। और हमारा जो यूनियन है वही हमारा क्या है, क्षेत्र है। अच्छा, जो हमने एक बात कही कि जो हमारा यूनियन है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है, अविभाज्य है, उसको लेकर एक पॉइंट है, उसको नोट डाउन करिएगा, जो मेंस में कोट करने के आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। वो ये है कि कहा गया कि द फेडरेशन इज अ यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल। ये हमने लाइन पढ़ी थी, उसके आगे एड ऑन कर लीजिए या अलग से उसको नोट कर लीजिए। द कंट्री इज एन इंटीग्रल होल and divided into different states only for the convenience of administration। यह संघ है, यह विभक्त नहीं हो सकता और पूरा देश एक है, पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। पूरा देश एक है जो विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के लिए बटा हुआ है। ये लाइन जो यूज की गई, ये आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स हैं, ठीक है, जो भी आपके संविधान सभा में जो भी डिस्कशन होते थे, बहस होते थे, उनको लिखा जाता था। उसकी एक बाकायदा आपकी पुस्तक है, काफी मोटी है, अगर प्रॉपर आपको वो ओरिजिनल लेते हैं तो उसमें आपका ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स के पार्ट 7 में पेज नंबर 43 पे दिया हुआ है, ठीक है। पार्ट 7 पेज नंबर 43 में दिया हुआ है, किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में। क्या कहा गया था कि द कंट्री इज एन इंटीग्रल होल एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स ओनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देश जो है वो हमारा पूरा एक है, ठीक है, वो विभाज्य नहीं है, उसमें कोई भी चीजें अलग अलग नहीं होंगी, बस उनको बांटा गया है राज्यों में, किसके लिए, जो आपकी प्रशासनिक सुविधाएं होती उनके अनुसार, ठीक है, जहां जैसी प्रशासनिक सुविधा अनुकूल है। क्योंकि जो आपकी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अनुकूल प्रशासनिक सुविधा होगी, क्या वो आपके मैदानी भागों के लिए होगी, नहीं होगी। तो इसीलिए उनको प्रशासनिक सुविधाओं के अनुरूप डिवाइड किया गया है, ठीक है। लेकिन हमारा पूरा देश जो है वो एक है। ये कहाँ लिखा है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में आपको मिलेगा, पेज नंबर 43 पार्ट नंबर 7। क्लियर है। अब यहां पे हम देख रहे थे टेरिटरीज के बारे में कि जो हमारी टेरिटरी है इंडिया की, वो आर्टिकल 1 के अकॉर्डिंग क्या है। तो इसमें तीन चीजें आपकी आती हैं। पहला आपका हो गया स्टेट। पहला क्या हो गया, स्टेट। पहला आपका जब हम स्टेट देखते हैं तो ये कहता है द स्टेट्स आर द मेंबर ऑफ द फेडरल सिस्टम एंड शेयर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स विद द सेंटर। द स्टेट्स आर द मेंबर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम एंड शेयर अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स विद द सेंटर। जो राज्य हैं वो फेडरल सिस्टम के, यानी कि जो संघात्मक व्यवस्था है उसके क्या है, मेंबर हैं, सदस्य हैं, और ये केंद्र के साथ में शक्तियों का जो विभाजन है वो उसका बंटवारा करते हैं, ठीक है। शक्तियों का जो विभाजन है उसका बंटवारा ये जो राज्य हैं, जो ये स्टेट है पहले नंबर पे, ये केंद्र के साथ में करते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा है आपका यूनियन टेरिटरीज। दूसरा आपका क्या आएगा, यूनियन टेरिटरीज यानी कि यूटीज। तो यूनियन टेरिटरीज क्या है, डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको प्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, या जो इसका प्रशासन है वो कौन देखता है, केंद्र सरकार देखती है प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसके बाद अगला आपका आता है एक्वायर्ड टेरिटरीज। तीसरा क्या है,
एक्वायर्ड यानी कि अधिग्रहित क्षेत्र, एक्वायर्ड टेरिटरीज यानी कि अधिग्रहित क्षेत्र। इसके लिए भी हम कहेंगे इट इज डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये भी केंद्र सरकार के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रशासित की जाती है। बीइंग अ सोवरेन स्टेट, नोट डाउन करिएगा, बीइंग अ सोवरेन स्टेट इंडिया can acquire foreign territories. Being a sovereign state, India can acquire foreign territories according to the modes recognized by international law, cession, occupation, conquest और subjugation। इसको समझते हैं, थोड़ी सी कठिनाई आई होगी, जब लंबा सेंटेंस होता है तो अलग अलग माध्यम की जब हम बात करते हैं, अगर हम हिंदी मीडियम का, हिंदी माध्यम का कोई सेंटेंस हम लंबा बोलते हैं तो इंग्लिश वालों को दिक्कत होती है, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होते हैं, और जब हम इंग्लिश का कोई सेंटेंस हम थोड़ा सा लंबा होता है तो वहाँ पे हिंदी माध्यम वाले थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपको अनकंफर्टेबल नहीं होना है, सब्र करिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप किसी भी माध्यम के हों, आपको जानकारी जो हो वो पूरी मिले। यही मेरा एकमात्र जो है वो ऑब्जेक्टिव है इस पूरे लेक्चर का, और हमेशा रहता है। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि इंडिया जो है वो फॉरेन टेरिटरीज को एक्वायर कर सकता है, ठीक है, और चूंकि हम संप्रभु हैं, है ना, तो चूंकि हम संप्रभु हैं तो उसके चलते हमारे पास ये शक्ति है कि अधिग्रहित किए कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो कहा गया कि हम कैसे एक्वायर कर सकते हैं, अब मोड ऑफ एक्वायर की अगर हम बात करें तो इसमें 3 आते हैं। एक आपका होता है सेशन, क्या होता है, सेशन। सेशन का मतलब होता है कि सत्तांतरण, क्या होता है, सत्तांतरण, सत्ता का अंतरण, सत्तांतरण। अंतरण मतलब क्या होता है, ट्रांसफर, और सत्ता मतलब पावर, आप समझ ही रहे हैं। तो अब ये कैसे होता है सेशन जो आपका है, वो किन किन प्रोसेस से हो सकता है, तो इसमें देखिए सेशन की अगर हम बात करें तो सेशन में आप क्या करते हैं, पहली चीज तो संधि के द्वारा, ठीक है, यानी कि कोई आपका जो एग्रीमेंट आप कह सकते हैं इसको, संधि के द्वारा, ट्रीटी, ठीक है। तो पहला तो हो गया ट्रीटी। दूसरा कैसे सेशन होता है यानी सत्तांतरण होता है, तो दूसरा आपका होता है परचेज यानी कि खरीद, परचेज हो गया, परचेज यानी कि खरीद। और तीसरा आपका हो गया उपहार, यानी कि कोई कंट्री आपको गिफ्ट कर सकती है कोई टेरिटरी। और चौथा आपका होता है लीज पर लेना, ठीक है, जो हम आपने सुना होगा 99 साल के लिए हमने लीज पे ले लिया, ठीक है, मतलब कुछ समय के लिए कोई टेरिटरी हम कुछ सालों के लिए लेते हैं। तो ये सारे प्रोसेस हैं किसके, सेशन के। सेशन यानी कि सत्तांतरण, जो कि एक्वायर करने का किसी टेरिटरी को पहला मोड है, ठीक है, किसी टेरिटरी को एक्वायर करने का पहला मोड है। ये सभी इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग है, अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप हैं, ठीक, क्योंकि हमने अभी क्या कहा था कि एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का भी अधिग्रहण कर सकता है। एक संप्रभु राज्य होने के नाते भारत अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत, देखिए आपको कानून नहीं तोड़ने हैं, जो अंतरराष्ट्रीय कानून है बने हुए अधिग्रहण करने के लिए, अगर आप कोई टेरिटरी एक्वायर करना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ इंटरनेशनल लॉज हैं, आप उनके अकॉर्डिंग एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है, आप अधिग्रहण कर सकते हैं लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप। तो इसमें पहला आपका है सत्तांतरण, दूसरा आपका होता है ऑक्यूपेशन, क्या होता है, ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय। और तीसरा आपका होता है कॉन्क्वेस्ट और सब्जुगेशन, यानी कि जीत कर या हरा कर, ठीक है, कॉन्क्वेस्ट
और सबजुगेशन, और क्या है, सबजुगेशन। कॉन्क्वेस्ट और सबजुगेशन। तो ये 3 मोड हैं इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग जिनके थ्रू आप कोई भी टेरिटरी एक्वायर कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें एक्वायर की, तो क्या भारत ने कभी कोई फॉरेन टेरिटरी एक्वायर की है? कुछ आइडिया है? बताते हैं। एक आपकी है दादरा एंड नगर हवेली, ठीक है, ये हमारी टेरिटरी नहीं हुआ करती थी। इसके बाद गोवा हो गया, दमन दीव हो गया, पुदुचेरी है, सिक्किम है, ये सभी क्या है, एक्वायर्ड टेरिटरीज हैं। क्या है? एक्वायर्ड टेरिटरीज हैं। दादरा एंड नगर हवेली, दादरा एवं नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, पुदुचेरी, सिक्किम, ये सभी क्या है, अधिग्रहित क्षेत्र हैं। ठीक है, ये सभी भारत के अधिग्रहित क्षेत्र हैं, मतलब जो संविधान लागू हुआ उस समय ये भारतीय क्षेत्र के हिस्सा नहीं थे, भारतीय संघ का ये हिस्सा नहीं थे, इनको बाद में लिया गया। ये सब क्या है, फॉरेन टेरिटरीज हैं। ये आपके विदेशी क्षेत्र हैं जिन पर भारत ने कब्जा किया या जिनका भारत ने अधिग्रहण किया। इसके बाद हम देखेंगे यूनियन ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, तो यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि जो भारत का संघ है, जो ये टर्म यूज किया गया, तो संकीर्ण एक्सप्रेशन जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें, जो नैरो एक्सप्रेशन है उसके अकॉर्डिंग, सॉरी, ये जो है आपका एक्सप्रेशन अगर हम देखें क्या कहता है, तो ये एक नैरो एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक संकीर्ण विचारधारा को प्रदर्शित करता है। ठीक, संकीर्णता का प्रदर्शन करता है राज्यों का, भारत का जो संघ है, ठीक है, भारत का संघ क्या करता है, नैरो एक्सप्रेशन देता है, बिकॉज इट ओनली इंक्लूड्स स्टेट्स, क्योंकि ये केवल राज्यों को लेके चलता है। ये कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ पे चूंकि देखिए यूपीएससी में आजकल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड है, और वहां पे ये स्टेटमेंट में आपको मिल सकता है कि यूनियन ऑफ इंडिया एक्सप्रेसेस द नैरो एक्सप्रेशंस। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया इज अ नैरो एक्सप्रेशन, ये आपका स्टेटमेंट आ सकता है, और 99% अगर हम इसको गलत बोलेंगे, लेकिन ये सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप इसको इसलिए गलत बोलेंगे क्योंकि आप इसका मीनिंग नहीं जानते। हम आपको बता रहे हैं, इसको याद रखिएगा कि यूनियन ऑफ इंडिया इज अ नैरो एक्सप्रेशन। ठीक है, एक संकीर्ण अभिव्यक्ति है भारत का संघ। ठीक है, भारत संघ क्या है, एक संकीर्ण अभिव्यक्ति है, क्योंकि ये केवल राज्यों को सम्मिलित करता है। और इसके अलावा कुछ और पॉइंट है इसमें कि जो आपके शेड्यूल्स हैं, जो अनुसूचियां हैं, उसमें अनुसूची 5 और अनुसूची 6 पढ़ा चुके हैं। अगर आपने रिवीजन किया होगा तो आपको याद होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर से लेक्चर देख लीजिए। तो इन शेड्यूल 5th and 6th there is a separate provisions with respect to administration of scheduled areas and tribal areas। अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए कुछ पृथक प्रावधान दिए गए हैं। कहां पे? अनुसूची 5 और अनुसूची 6। याद रहेगी ये चीज। आई होप आप लोगों को अभी तक जो है वो समझ में आ रहा है। तो आर्टिकल 1 के इस पीरियड में हमको जो चीज जरूरी थी हमने वो देखी। इसके बाद हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 2। ठीक है, अनुच्छेद 2 हम समझेंगे। अच्छा, हमें ये बताइए कि हमारे संविधान में मूल रूप से जो भी राज्यों के बारे में दिया गया है कि कितने राज्य हैं, तो उनमें बदलाव हुआ होगा। तो जो बदलाव हुआ है, राज्यों की संख्या घटी बढ़ी है, तो अगर हम पूछे प्रेजेंट टाइम में, आज के समय में कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित क्षेत्र हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने स्टेट्स हैं एंड कितने यूटीज हैं हमारे कंट्री में प्रेजेंट टाइम में, तो आंसर होगा 28 स्टेट्स एंड 8 टेरिटरीज। ठीक है, यहां पर हम देखेंगे
आर्टिकल नंबर 2। देखिए इतना डिटेल में आपको कहीं और चीजें नहीं मिलेंगी, तो थोड़ा सा अगर आपको अच्छे से चीजें समझना है तो टाइम दीजिए। टाइम नहीं देंगे तो आप इसको उतना बेटर नहीं समझ पाएंगे। तो आर्टिकल 2 relates to the admission or establishment of new states that are not part of Union of India, empowers the Parliament to admit into the Union of India or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit। तो क्या कहता है, अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। ये कहता है आपका अनुच्छेद 2। क्या कह रहा है कि मतलब देखिए जो आपकी पार्लियामेंट है उसको पावर दी गई। क्या पावर दी गई कि विधि द्वारा, यानी कि कोई लॉ बना के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉज, जो वो ठीक समझेगा, ठीक है, उन हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ में यूनियन में नए स्टेट्स को एडमिट कर सकता है, ठीक है, मतलब नए जो राज्य हैं उनका प्रवेश कर सकता है और या फिर नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। कौन? हमारा संसद, पार्लियामेंट को ये पावर मिली हुई है। ये कहता है आपका आर्टिकल नंबर 2। क्या कहता है? एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया empowers parliament to admit into the union of India or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit। तो अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। आर्टिकल 2 क्या है? तो आर्टिकल 2 के बारे में अगर समझना हो तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट। आर्टिकल 2 क्या कहता है कि इसमें अगर आप पढ़ें तो ये शक्ति देता है हमारी संसद को। अब वो शक्ति क्या देता है? तो यहाँ पे दो बातें होंगी। पहले हम इसको समझते हैं। ये क्या कर रहा है? ये दे रहा है पावर टू पार्लियामेंट। क्लियर है? अब जब पावर टू पार्लियामेंट की हम बात करते हैं तो क्या पावर दे रहा है? तो जब हम देखते हैं यहाँ पे पावर की बात, तो ये आपकी दो चीजों की पावर देता है, एडमिशन और दूसरा होता है इस्टेब्लिशमेंट। पार्लियामेंट को पावर दे रहा है आर्टिकल 2 एडमिशन की और इस्टेब्लिशमेंट की। किस चीज का एडमिशन, किसका इस्टेब्लिशमेंट? तो ये आपका कहेंगे आप कि ऑफ न्यू स्टेट, यानी कि नए राज्यों की स्थापना एवं प्रवेश। नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश की शक्ति संसद को देता है अनुच्छेद 2। कौन से नए राज्य? तो देखिए ये वो नए राज्य हैं जो फॉरेन है, मतलब कि जो इंडिया के टेरिटरी में नहीं आते हैं, ठीक है। फॉरेन टेरिटरी यानी कि जो भारत का जो संघ क्षेत्र है, जो हमारा यूनियन है, हमारी टेरिटरी है, यूनियन टेरिटरी, उसके क्षेत्र में नहीं आते हैं। तो पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो उन राज्यों को जो हमारे संघ क्षेत्र में शामिल नहीं हैं उनको शामिल करे या किसी नए राज्य की स्थापना करे भारत में। यानी यहाँ पे इसको आपको समझना होगा, एडमिशन हम किन स्टेट का कर सकते हैं या टेरिटरी का कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं एडमिशन की, तो टेरिटरी जो होगी वो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एग्जिस्ट मतलब कि ऐसा कोई क्षेत्र जो अस्तित्व में है और उसको
भारत की संसद जो है वो भारत के संघ क्षेत्र में शामिल कर सकती है। इंडियन पार्लियामेंट कैन एडमिट अ टेरिटरी विच एग्जिस्ट ऑलरेडी in can admit the territory which exists already in our तो अब आर्टिकल 2 को हम डीपली समझते हैं। तो आर्टिकल 2 बात करता है एम्पावरमेंट ऑफ पार्लियामेंट। ये पावर दे रहा है, इट गिव्स पावर टू पार्लियामेंट, इट गिव्स पावर टू पार्लियामेंट। पावर किसकी? पावर ऑफ एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट। पावर ऑफ एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट which are not part of Indian territory, which are not part of Indian territory। यहां पे हम उन टेरिटरी की बात कर रहे हैं, उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जो क्षेत्र भारत के संघ में शामिल नहीं है। हम यहाँ पे उन्हीं क्षेत्रों की बात करेंगे जो भारत के संघ में शामिल नहीं है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो विदेशी क्षेत्र हैं, भारत से बाहर के क्षेत्र हैं। अब उसमें भी दो पॉइंट आता है, एक है एडमिशन और एक है इस्टेब्लिशमेंट। यानी कि एक है शामिल करना और एक है स्थापना करना। तो जब हम शामिल करने की बात कर रहे हैं तो यानी कि किसी चीज को अगर हमें शामिल करना है मतलब वो चीज पहले से एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एग्जिस्टेंस जो उसका है वो है उस समय, तभी तो आप चीज को शामिल करेंगे ना। कोई चीज जब अस्तित्व में है आप तभी उसको शामिल कर सकते हैं। अगर वो चीज अस्तित्व में नहीं है तो आप शामिल उसको तो कर नहीं सकते। तो ऐसा कोई क्षेत्र जो अस्तित्व में है उसको जब हमें शामिल करना है हमारे यूनियन में तो हम उसको बोलते हैं एडमिशन। और ये पावर किसको है? पार्लियामेंट को। किसने दी है? आर्टिकल 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जब हम बात करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की तो ऐसा क्षेत्र जो एग्जिस्ट नहीं करता है, नो एग्जिस्टेंस। मतलब ये कि जो क्षेत्र अस्तित्व में नहीं है उसकी स्थापना करके भारत के जो क्षेत्र है उसमें शामिल करना। ये दो चीजों की पावर मिलती है पार्लियामेंट को आर्टिकल 2 से। एक बार जो एग्जैक्ट लाइन यूज की गई है, जो लीगल आपके वर्डिंग से हम उनको पढ़ते हैं, आपको नोट डाउन करना है तो कर लें, क्योंकि जो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं इनको कोट करना ज्यादा बेनिफिशियल है मेंस के एग्जामिनेशन में। तो क्या कहता है आर्टिकल 2? पहले हम इंग्लिश मीडियम में देखते हैं। आर्टिकल 2 relates to the admission or establishment of new state that are not part of Union of India, empowers the Parliament to admit into the Union of India or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit। अनुच्छेद 2 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकेगी। तो पार्लियामेंट एडमिट कर सकती है न्यू टेरिटरी को यूनियन ऑफ इंडिया में, इस्टेब्लिश कर सकती है जो हमारी यूनियन ऑफ इंडिया है उसकी टेरिटरी में इस्टेब्लिशमेंट भी कर सकती है और एडमिट भी कर सकती है नई टेरिटरी को।
अब यहाँ पे बात ये कर रहा है, एक पॉइंट जो इसमें आपकी लीगल लाइन में जो मैंने बताया, जो आपकी ऑथेंटिक लाइन जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, उसके अकॉर्डिंग एक चीज़ यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि जो जिसका उतना वैल्यू तो नहीं है, क्योंकि अगर हम उसकी बात करें तो क्या कह रहा है कि ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे। मतलब ये कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, अगर हम इसको एडमिट कर रहे हैं या हम स्टैब्लिश कर रहे हैं, मतलब कि हम शामिल कर रहे हैं या स्थापित कर रहे हैं, तो इसकी कुछ शर्तें होंगी। उन शर्तों और निबंधनों, ठीक है, उन शर्तों और निबंधनों के जो उसको ठीक लगे उसी के अनुरूप वो ये काम करेगी पार्लियामेंट। तो ये तो जाहिर सी बात है, अंडरस्टूड है, सबको पता है कि अगर आप किसी क्षेत्र को भारत के क्षेत्र में शामिल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि शामिल करने से पहले हम निबंधनों और शर्तों को प्रमुख रूप से ध्यान देंगे, यानी कि वी विल कंसीडर ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए न्यू स्टेट इन यूनियन ऑफ इंडिया। So that's all for the Article 2. So here you can understand that Article 2 gives two powers to Parliament. The first power is to admit into the Union of India new state which is already in existence, and the second power of Parliament through Article 2 is the power to establish new state which is not in existence. So इट्स ऑल अबाउट आर्टिकल 2। अनुच्छेद 2 के बारे में इतना जानना जो है हमारे लिए पर्याप्त होगा। और इसके बाद हम देखते हैं आर्टिकल 3। क्या हम देखेंगे? आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3। जब हम अनुच्छेद 3 देखते हैं तो यहां पर एक बात निकल के आती है कि इट रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। अब यहां पे भी देखिए, आप ध्यान दें तो यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, क्या कह रहा है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, और दूसरी चीज कह रहा है चेंजेस इन एग्जिस्टिंग स्टेट्स। बस यहां पे आपको ये ध्यान देना है कि ये उन स्टेट्स की बात कर रहा है, मतलब ये जो भी बात कर रहा है इंडियन टेरिटरी के अंदर कर रहा है। कहां कर रहा है? इंडियन टेरिटरी के अंदर। जो आपकी इंडियन टेरिटरी है, जो आपका भारत का संघ है, यूनियन ऑफ इंडिया है, उसमें जो क्षेत्र पहले से शामिल है, उसमें अगर हमको कोई नया राज्य बनाना है, हमको किसी राज्य में कुछ परिवर्तन करना है, उसके लिए संसद को शक्ति मिलती है, पार्लियामेंट को पावर मिलती है। कहां से? अनुच्छेद 3 से। तो यहां पर भी आप नया स्टेट बनाने की बात करते हैं, यहां पर भी आप नया स्टेट बनाने की बात करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जो बेसिक, बहुत से लोग आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पर जो बेसिक सा डिफरेंस आपका निकल के आता है वो ये है कि आर्टिकल 2 जो है वो बाहर की जो टेरिटरी है, जो हमारे यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल नहीं है, उसकी बात करता है आर्टिकल 2, और आर्टिकल 3 बात करता है जो हमारे इंडियन टेरिटरी में शामिल हैं। जो इंडियन टेरिटरी से बाहर हैं, वहाँ उसको अगर हमें अपना नया राज्य बनाना है, उसको अपने यूनियन ऑफ इंडिया में शामिल करना है, तो हम आर्टिकल 2 से पावर देंगे पार्लियामेंट को। लेकिन अगर जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारे यूनियन ऑफ इंडिया है, जो उसका रेंज है, उसमें अगर कोई आ रहा है, तो वहां पे हम बात करेंगे आर्टिकल 3 की। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो आर्टिकल 3 जो है बेसिकली देखा जाए तो ये अथॉरिटी देता है पार्लियामेंट को ओवर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, राज्य के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति, राज्य के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति प्राप्त होती है अनुच्छेद 3 से। यहां तक आपको क्लियर है? अब आर्टिकल 3 यानी कि अनुच्छेद 3 को हम और डिटेल में समझते हैं।
So if we discuss Article 3, so this power of Parliament broadly deals with Article 3 of the Constitution. Which power? Authority of Parliament over reorganization of state. ठीक है, हेडिंग आप डाल लेंगे अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट ओवर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ओवर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। राज्य के पुनर्गठन संबंधी संसद की शक्ति किसमें वर्णित है? आपके अनुच्छेद 3 में वर्णित है। तो इसमें क्या क्या मिलेगा? सबसे पहले बात करता है फॉर्म अ न्यू स्टेट। फॉर्म अ न्यू स्टेट क्या है स्टेटमेंट? फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट ऑफ स्टेट्स और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। थोड़ा सा स्पीड में है ना? हाँ, तो ये तो मैं पढ़ रहा था ना, अभी समझाऊंगा। हिंदी में एक बार देखते हैं। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। कौन? हमारी संसद, अवर पार्लियामेंट। अब इसको समझते हैं क्या कह रहा है। फॉर्म अ न्यू स्टेट, ठीक है, नए राज्य की स्थापना क्या है? किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो या अधिक राज्यों को। तब देखो यहाँ पे जो कंडीशन बन रही है, पहली कंडीशन हम समझते हैं ए कंडीशन। एक ये आपका राज्य है, ठीक है, इसमें से हमने इतना टुकड़ा काट लिया और जब हम इसको अलग करेंगे तो ये आपका ऐसे बनेगा कुछ, ठीक है। ये आपका स्टेट है एक्स, इसमें से हमने वाई टुकड़ा काटा तो अब ये आपका ये ऐसे बन गया और ये जो ये बचा ये आपका ऐसे हो गया। तो पहले ये पूरा एक राज्य था, एक स्टेट था, इसमें से एक टुकड़ा हमने काट के अलग कर दिया, ठीक है। और जब हमने ये टुकड़ा अलग कर दिया तो ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया और अब यहाँ पे ये वाई जो है एक न्यू स्टेट फॉर्म हो जाएगा। वाई क्या है? एक नया स्टेट बन गया। ये होगी पहली चीज कि एक स्टेट में से कुछ हिस्सा काट के उसको नया स्टेट बना दिया। और क्या कहता है? अथवा दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर तो क्या है यहाँ पे पॉइंट? दो या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर। तो देखिए सटा हुआ ये मान लिया एक स्टेट ऐसे हो गया, एक स्टेट ये हो गया और एक स्टेट आपका ये हो गया। एक स्टेट है एक्स, एक स्टेट है वाई, एक स्टेट हो गया जेड। तो दो या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर, इसको समझो, एक राज्य एक्स है, एक आपका राज्य वाई है। द वन स्टेट इज एक्स, वन स्टेट इज वाई एंड द अनदर इज जेड। कह रहा है कि दो या दो से ज्यादा राज्यों को मिला दो, यानी कि अगर हम एक्स वाई जेड को मिला दें तो ये बीच की बाउंड्री हट जाएगी और ये बन गया आपका, मान लेते हैं वाई स्टेट। तो एक्स वाई जेड को हमने मिला दिया तो ये एक नया स्टेट बन गया वाई। एक कंडीशन हुई। और क्या कह रहा? ये एक्स वाई जेड है, या फिर दो या दो से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर, यहां पे समझिए, दो या दो से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर, यानी कि दो स्टेट हैं उनके कुछ पार्ट्स को मिला के, दो स्टेट हैं दो से ज्यादा है
तो उनके कुछ पार्ट्स को मिला के एक नया स्टेट बनाया जा सकता है। अब अगर हम x का इतना पार्ट काट दें ठीक है, y का हम इतना पार्ट काट दें और z का हम इतना पार्ट काट दें, ठीक है। तो अब आप ध्यान दें, ये x का हिस्सा हो गया, ये y का हिस्सा हो गया और ये z का हो गया। हमने 3 राज्यों के कुछ भाग अलग अलग कर लिए और इसको बना दिया हमने एक नया स्टेट। ये आपका बन गया, मान लेते हैं सी स्टेट। कौन सा स्टेट बन गया? सी स्टेट। तो अब 3 से कितने हो गए? 4 हो गए। नया स्टेट बन गया कि नहीं बन गया? तो नया स्टेट यहाँ पे बन गया, ये हो गई एक लाइन। और फिर क्या कह रहा है? अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर। ये इतना समझ में आया? और क्या कह रहा कि कोई राज्य क्षेत्र है, ठीक है, ये वही बात है जो हमने इससे पहले की है, इसके एक स्टेप पहले, बट फिर भी क्योंकि अलग से सेंटेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड है तो हमको इसको सारा एक एक पॉइंट समझना है, जो कि मैंने कहा था कि आपको समझाऊंगा। एक स्टेट यहाँ पे ऐसे था, ठीक है, ये ऐसे स्टेट था और इसका एक टुकड़ा ये अलग है। अब हमने क्या किया, हमने कहा कि ये टुकड़ा जो है हम इसमें शामिल कर देंगे। ये पूरा स्टेट है, ध्यान समझिए, ये एक स्टेट है, ये एक स्टेट है और इसका ये एक टुकड़ा है, ठीक है, इसका ये एक टुकड़ा है। हमने कहा कि जो ये टुकड़ा है ना, हम इसको इसमें शामिल कर देंगे। ये आपका स्टेट है ए, ये स्टेट है बी। तो हम कह रहे हैं कि बी का ये जो हिस्सा है, राज्य क्षेत्र का एक हिस्सा है बी, ठीक है, एक स्टेट का पार्ट है बी, बी का, इसको हम शामिल कर दें ए में, इसको हम शामिल कर देंगे ए में। तो ये आपका एक अलग राज्य हो गया और ये आपका अलग राज्य हो गया। तो यहाँ पे नया स्टेट तो नहीं बना, लेकिन हाँ, इसको आप नया स्टेट इसलिए भी कह सकते हो कि अब पहले से ये बड़ा है और अलग है। तो क्या बातें हुई? सबसे पहला इसने कहा कि फॉर्म अ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट। हमने पहले बताया कि एक हमने सर्किल बनाया था और उसमें से एक टुकड़ा काट के उसको हमने वाई अलग स्टेट बना दिया था, है ना। तो वहां पे 2 स्टेट बन गए थे। फिर दूसरी कंडीशन कहती है और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों को मिला दें। अगर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स को मिला दें, उससे नया स्टेट फॉर्म होता है। अभी हमने इसके पहले दिखाया था कि एक्स वाई जेड को हमने मिला के बीच की बाउंड्री हटा दी और पूरा एक नया हमने वाई स्टेट बना दिया था। फिर कह रहा है अगली कंडीशन और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स, या हमने इसके जस्ट पहले बताया था कि हमने 3 बनाए स्टेट थे, हमारे 3 स्टेट, उसके कुछ कुछ हिस्सों को मिला के एक नया स्टेट बना दिया, वो कंडीशन हो गई। और उसके बाद बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ स्टेट। तो वही किसी भी टेरिटरी को किसी स्टेट के पार्ट में जोड़ दिया तो वो भी आपका न्यू स्टेट बना। तो ये सारा कुछ आपका हो गया फॉर्म अ न्यू स्टेट, ठीक है। ये पावर किसको मिली है? नया स्टेट बनाने की पावर पार्लियामेंट को मिली है, ठीक है। और पार्लियामेंट को ये पावर कौन देता है? तो ये देता है आर्टिकल 3। किसकी पावर? फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। इसके बाद दूसरी पावर की बात करता है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, इंक्रीज एरिया ऑफ एनी स्टेट। और तीसरा कहता है डिमिनिश एरिया ऑफ एनी स्टेट। और फोर्थ क्या कहता है? ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। और फिफ्थ पावर आपकी है जो आर्टिकल 3 देता है पार्लियामेंट को,
alter the name of any state, alter the name of any state। तो पहले को हमने बहुत अच्छे से समझा। दूसरा कह रहा है इंक्रीज एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी स्टेट का एरिया बढ़ा सकती है पार्लियामेंट, किसी स्टेट का एरिया घटा सकती है पार्लियामेंट, किसी स्टेट की बाउंड्री चेंज कर सकती है पार्लियामेंट, और किसी स्टेट का नाम भी बदल सकती है पार्लियामेंट। ये सारी पावर है पार्लियामेंट को थ्रू आर्टिकल 3। ठीक है, अनुच्छेद 3 के द्वारा संसद को ये शक्तियां प्राप्त है। संसद को ये अनुच्छेद 3 अधिकृत करता है इन सभी चीजों के लिए। ये हो गया आपका अनुच्छेद 3। अब इसमें जो सोचने वाली और ध्यान देने वाली बात है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, क्या है आइए समझते हैं। नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि अगर नोट्स नहीं होंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको लगेगी। हाँ, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है जो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दो चीजें हैं, यहाँ पे हमने वर्ड स्टेट यूज किया, बट पहली चीज याद रखिए कि स्टेट, और जब हम बोल रहे हैं तो वहाँ पे यूटीज की भी बात कर रहे हैं, यूनियन टेरिटरी, जो केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे दिल्ली हो गया आपका, पुडुचेरी हो गया, दादरा नगर हवेली है, अंडमान निकोबार है, ये सब क्या है, ये सब केंद्र शासित है। मतलब अभी देखो, जब हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटी को, तो जब राज्य आएंगे, जब हम राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे उस तरीके से, तो वहाँ पे हम ये भी डिस्क्राइब करेंगे कि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कैसे चलता है। अभी आप ऐसे समझें कि आप किसी प्रदेश में रह रहे हैं, आप पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, आप मध्य प्रदेश में हैं, आप उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में हैं, दिल्ली में हैं, दिल्ली खैर अभी नहीं बोल रहा हूँ, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब क्या है, आपके अपने मुख्यमंत्री होते हैं, आपके अपने गवर्नर होते हैं, आपके पास पर्याप्त जो है वो संघ के द्वारा शक्तियाँ मिली हुई है, आपका अपना पुलिस प्रशासन होता है। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, हम वैसे कहते हैं राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन चूंकि राष्ट्रपति भी केंद्र सरकार ही है, अगर एक मायने में समझा जाए, तो उसके प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल होता है। हालांकि वहाँ पे राज्यपाल नहीं होते, वहाँ पे गवर्नर या उपराज्यपाल होते हैं। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर या उपराज्यपाल। तो उपराज्यपाल होते हैं, और भी चीज़ें इसमें होंगी डिटेल में जो आप आगे समझेंगे जब हम उनका प्रशासन देखेंगे, हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरीज देखेंगे। तो यूनियन टेरिटरीज या केंद्र शासित प्रदेश वो हैं जिस पर प्रत्यक्ष रूप से शासन करता है केंद्र सरकार, जो है उसका शासन होता है। तो जब भी हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो स्टेट और यूटीज दोनों की बात कर रहे हैं। मतलब ये कि पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो नया स्टेट फॉर्म कर सकता है, तो पार्लियामेंट को ये भी पावर है कि वो नया यूनियन टेरिटरी बना सकता है, फॉर्म कर सकता है। पार्लियामेंट को पावर है टू इंक्रीज एरिया ऑफ एनी स्टेट, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि इंक्रीज एरिया ऑफ एनी यूटी। तो जहां पर भी हम स्टेट की बात कर रहे हैं वहां पे यूटी जो है वो इंक्लूड है। यूटी क्या है, केंद्र शासित प्रदेश इंक्लूड है, शामिल है। आप ये ना सोचिएगा कि हम स्टेट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे यूटी के नाम में चेंज नहीं कर सकते, यूटी की सीमा नहीं बदल सकते, ऐसा कुछ भी नहीं, सब कर सकते हैं। जहां पे हम स्टेट की बात करेंगे वहां पे हम यूटी की भी यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अब दो कंडीशन है, अब क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पे स्टेट भी है और यहाँ पे आपकी क्या है, यूटी भी है। तो अब हम कहते हैं कि हमको कोई भी काम करना है, इनमें से कोई भी, तो हम दो कंडीशन में देखेंगे, एक तो होगा स्टेट और एक होगा यूटी, यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो अब स्टेट के नाम में ऑल्टर करना है, उसकी मतलब नाम परिवर्तन करना है उसका, या उसकी सीमा में परिवर्तन करना है, यानी कि उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर करना है, या किसी स्टेट को काट के उसमें से एक नया स्टेट बनाना, कुछ भी कर रहा है, तो हम पहले स्टेट के बारे में देखते हैं। तो इनमें से कोई भी चीज अगर करनी है तो उसके लिए पार्लियामेंट में बिल आएगा। पार्लियामेंट में क्या आएगा, बिल, यानी कि प्रस्ताव पेश किया जाएगा। लेकिन
जो ये बिल आएगा ये प्रेसिडेंट की पूर्व संस्तुति से आएगा। प्रेसिडेंट्स प्रेसिडेंट की पूर्व संस्तुति यानी कि प्रेसिडेंट्स प्रायर रिकमेंडेशन। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जब मिलेगी तभी आप ये बिल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं पार्लियामेंट में। लेकिन एक चीज और इसमें शामिल है, कंडीशन में भी कंडीशन है। क्या है कंडीशन? कि प्रेसिडेंट अपनी प्रायर रिकमेंडेशन देने से पहले, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को इस बिल की प्रायर रिकमेंडेशन देने से पहले राष्ट्रपति इस प्रस्ताव को या विधेयक को पूर्व संस्तुति देने से पहले ये भेजेगा स्टेट लेजिस्लेचर को। कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर, संबंधित राज्य की विधायिका को प्रेसिडेंट ये बिल भेजेगा, इससे इसकी राय मांगेगा। ठीक है, इसका क्या मांगेगा? राय मांगेगा। और जब वो राय अपनी दे देगा उसके बाद में जब स्टेट लेजिस्लेचर अपना व्यू एक्सप्रेस कर देगा, ठीक है, ये क्या करेगा? अपना व्यू जो होगा वो एक्सप्रेस करेगा, अपने दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति करेगा उस राज्य से संबंधित विधायिका किसको? प्रेसिडेंट को। फिर उसके हिसाब से प्रेसिडेंट जो है वो प्रायर रिकमेंडेशन देगा पार्लियामेंट को इस बिल के लिए। तो ये जो क्रम मैंने ऐसे बनाया है इसको आप उल्टा बना दो इस तरीके से, ये ऐसे ही रहेगा और ये ऐसे हो जाएगा। और ये सबसे पहले देखो क्या होगा, हम पेश करेंगे प्रेसिडेंट के सामने कि हम ऐसा करना चाहते हैं। प्रेसिडेंट कहेगा ठीक है, इसको पार्लियामेंट में पेश करो, आपने हमको दिया, रुक जाओ। प्रेसिडेंट देगा उसको स्टेट लेजिस्लेचर को। जैसे अगर हमको मध्य प्रदेश हमारा स्टेट है और उसमें हमको कुछ चेंज करना है, ठीक है, हमको कुछ ऑल्टर करना है, कुछ चेंज करना है, कुछ उसमें से काट के अलग करना है मध्य प्रदेश से, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होंगे वो भेजेंगे मध्य प्रदेश के लेजिस्लेचर यानी मध्य प्रदेश की विधायिका के पास कि भाई ऐसा ऐसा प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट का है, आप अपनी राय दीजिए। अब या तो ये बोलेगा ठीक है अच्छा प्लान है, आप चेंज कर लीजिए, या तो ये बोलेगा कि नहीं आप ऐसा चेंज मत करिए, या फिर ये बोलेगा कि चेंज करिए लेकिन इस तरीके से नहीं, इसमें थोड़ा सा और डिफरेंस लाके इस तरीके से ऐसे चेंज कर लीजिए, मतलब कुछ अपना एक्सप्रेस करेगा व्यू। तो जब ये अपना व्यू देगा फिर उसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट अपना प्रायर रिकमेंडेशन तैयार करेगा, अपनी पूर्व संस्तुति तैयार करेगा और वो दे गवर्नमेंट को देगा कि हाँ भाई ठीक है, हम आपको पूर्व संस्तुति दे रहे हैं, हम आपको प्रायर रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तब उसके बाद में ये बिल पार्लियामेंट में पेश होगा और जब ये बिल पेश हो जाएगा तो जो भी हमको चेंज करना था वो चेंज हो जाएगा जब बिल पास हो जाएगा पार्लियामेंट से। ये तो बात हो गई, लेकिन अब यहाँ पे एक और कंडीशन है। कंडीशन पे कंडीशन आ रही है ना, यही है पॉलिटिक्स का असली मजा। समझ पाए तो समझ लीजिए। यहाँ पे जब ये स्टेट लेजिस्लेचर को, कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर को वो जो बिल है उसके बारे में जब प्रेसिडेंट ने भेजा और इनसे एक्सप्रेशन मांगा, इनके व्यूज का एक्सप्रेशन मांगा, इनके विचारों की अभिव्यक्ति की बात की, इनके दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति की बात की, तो इसके लिए इनको एक स्पेसिफाइड टाइम दिया। एक निर्धारित समय सीमा के साथ में चाहिए होता है। जैसे जब प्रेसिडेंट ने इनको कहा कि भैया जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो आपके स्टेट में ये चेंज लाना चाहती है, हम आपको इसका ये पूरा ड्राफ्ट दे रहे हैं, जो हमारा प्लान है, इस पर आप 2 महीने में अपने व्यूज एक्सप्रेस करिए। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने? एक स्पेसिफिक टाइम दे दिया, एक निर्धारित समय सीमा के साथ में उन्होंने मांगा एक्सप्रेशन, जो उनकी अभिव्यक्ति मांगी है उस विचार पे, वो एक समय सीमा के साथ मांगी है। और चाहे ये समय सीमा के अंदर अपनी जो है अपना दृष्टिकोण अभिव्यक्त कर दें और चाहे उस समय सीमा के बाद करें। ठीक है,
वो अपना व्यू एक्सप्रेस जो है वो उस स्पेसिफिक टाइम में भी कर सकते हैं, स्पेसिफिक टाइम के बाद भी कर सकते हैं। दोनों से इनको कोई फर्क नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ना? क्योंकि कहा गया है कि ये अपना व्यू एक्सप्रेस कर देंगे, लेकिन उसको मानने के लिए प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट बाउंड नहीं है। ठीक है, उसके लिए प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट बाउंड नहीं है कि हाँ भाई हमने ये चीज कही है तो हमको ऐसा ही चाहिए, पार्लियामेंट को मानना पड़ेगा। तो ये ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो ये आपको आर्टिकल 3 में जो ये पावर मिली है उसका यूज हम इस तरीके से करते हैं। लेकिन जब हम यूटी की बात करते हैं तो ये प्रोसेस होगा। ठीक है, यानी कि बिल पेश किया जाना है, लेकिन बिल पेश किए जाने से पहले प्रायर रिकमेंडेशन मांगी जाएगी प्रेसिडेंट की। जब प्रेसिडेंट प्रायर रिकमेंडेशन दे देगा, यहाँ पे जब हम ड्यूटी की बात करेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा, ये मांगा जाएगा, ये भी रहेगा, ये दोनों चीज रहेंगी। लेकिन जो इसने वो एक्सप्रेस करने को दिया था स्टेट को, मतलब जो कंसर्न यूटी होगी उससे कोई भी, जो कंसर्न यूटी है उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं किया जाएगा, उससे कोई भी वार्तालाप बातचीत नहीं होगी। ये है आपका अनुच्छेद 3 में एक्सप्लेनेशन। तो इसके बाद में अब क्या कहा गया है, इसको आपको समझने के लिए यहाँ पे जो आपने पढ़ा उसको जानना जरूरी था। आपने क्या देखा कि स्टेट में कोई भी ऑल्टरेशन करना है, राज्य में कोई परिवर्तन, उसके सीमा में, उसके नाम में, उसके क्षेत्र में कुछ भी परिवर्तन करना है, जिस राज्य में परिवर्तन करना है उसकी तो कोई मंजूरी का दबाव ही नहीं है। पार्लियामेंट जो चाहे जैसा चाहे वैसा ऑल्टर कर सकती है। क्यों? हमने अभी पढ़ा था कि उससे उसके व्यूज जो है वो मांगे जाएंगे, जो स्टेट है उससे व्यूज मांगे जाएंगे, लेकिन उन व्यूज को मानना ना मानना वो पार्लियामेंट के अपने हाथ में। पार्लियामेंट चाहे तो उसे माने, ना चाहे तो ना माने। यानी कि उस स्टेट को जो भी चेंज करेगा पार्लियामेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें वो स्टेट कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए क्या लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज द पार्लियामेंट to form new state or alter the areas, boundaries or names of the existing states without consent of states. These provisions entail that territorial integrity of any state is not guaranteed by constitution. अब यहाँ पे आता है वो पॉइंट जो आपको रट लेना है, एकदम समझ तो आपने लिया है, याद भी आपको, लेकिन रटना इसलिए कि मेंस में जब कोट करना हो तो इसी लाइन को हम अंडरलाइन करेंगे, जिसपे हमको तुरंत एटलीस्ट हाफ मार्क्स यानी कि 0.50 मार्क्स या 1 मार्क्स आपके इंक्रीज हो जाएंगे अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका मेंस में क्वेश्चन आता है। क्या है सेंटेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ एनी स्टेट, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ एनी स्टेट is not guaranteed by constitution. इस तरह संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दिया गया है। इसलिए भारत के लिए जो कहा गया है वो एकदम सही है। क्या कि भारत विभाज्य राज्यों का एक अविभाज्य संघ है। क्या कहा गया है, इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। किसी भी राज्य को पार्लियामेंट बांट सकती है, ठीक है, उसके लिए उस राज्य का कंसेंट की जरूरत नहीं, उस राज्य की मंजूरी की, उस स्टेट की जो कंसेंट है उसकी नीड नहीं है उस स्टेट में कुछ भी ऑल्टरेशन के लिए। तो यानी जो स्टेट है उसको डिवाइड किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है।
वही सेम चीज हम कहेंगे कि जब हम स्टेट को हम तोड़ सकते हैं, स्टेट को हम ऑल्टर कर सकते हैं, उसकी कंसेंट की जरूरत नहीं है, मतलब क्या हो गया कि स्टेट जो हमारे हैं वो डिस्ट्रक्टिबल हैं, यानी कि विभाज्य हैं। क्या है? विभाज्य हैं। लेकिन जो हमारा संघ है, जो यूनियन है, वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, यानी कि अविभाज्य है। हमारा जो संघ है, यूनियन है, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसमें अलगाव नहीं किया जा सकता, कोई टेरिटरी अलग होकर नई कंट्री नहीं बना सकता। तो यही चीज है जिसकी वजह से कहा गया इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो एक लाइन जो हमने नोट करने को वो था, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ एनी स्टेट इज नॉट गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। और उसके बाद जो नोट करना है, इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। भारत विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। भारत विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। लेकिन यहीं पे आपको कंपेयर कर लेना है यूएसए के साथ में, अमेरिका के साथ में। अमेरिका में अगर किसी स्टेट में कोई ऑल्टरेशन करना है, कोई चेंज करना है, तो आपको उसके लिए उस राज्य की, उस स्टेट की कंसेंट मस्ट है, और वो कंसेंट जो होगी उसको मानना पड़ेगा पार्लियामेंट की, वो जो वहाँ की पार्लियामेंट है, यानी कि कांग्रेस है, सीनेट है, उनको मानना पड़ेगा ये चीज़। समझ में आ रही है बात? इंडिया में क्या है कि स्टेट ने अपनी रिकमेंडेशन दी, अपने स्टेट ने बताया कि नहीं नहीं सर, ये ऑल्टर ऐसे ना करिए, ये 4 डिस्ट्रिक्ट के जगह 3 डिस्ट्रिक्ट करिए, कुछ भी अपना एक आइडिया दिया, या उसने बोला ऑल्टरेशन करिए ही नहीं, उसने बोला कि स्टेट ने कोई चेंज ना करिए। तो पार्लियामेंट कहेगी नहीं भैया हम आपको करना, हम करना चाहते हैं, हम कर रहे हैं, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज दी हुई है कि अगर स्टेट के बारे में कोई भी अल्टरेशन है तो उसके लिए उस स्टेट की कंसेंट मस्ट है। ठीक है? तो यानी कि वहां पे राज्य भी जो है वो इनडिस्ट्रक्टिबल है, स्टेट्स जो है वो भी अविभाज्य हैं। स्टेट्स आर इनडिस्ट्रक्टिबल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए। और भारत में क्या है कि यूनियन तो हमारा इनडिस्ट्रक्टिबल है, लेकिन स्टेट्स जो है वो डिस्ट्रक्टिबल है। तो इंडिया के लिए क्या लाइन यूज हुई? इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। भारत विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। और यूएसए के लिए यूज हुआ एन यूएसए इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट्स गारंटीड बाय द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। अमेरिका अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है, जबकि भारत विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। भारत क्या है? विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। नोट डाउन कर लिया है सारा कुछ? आगे बढ़ते हैं, काफी देर इसी में घूमते रह गए। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे हमने अभी इससे पहले ये देखा था कि जो मूड थे जिसके द्वारा हम किसी स्टेट को इंडिया में शामिल कर सकते हैं, किसी फॉरेन टेरिटरी को, उसके हमने कुछ मूड बताए थे। जिसमें हमने सेशन बताया था, ऑक्यूपेशन बताया था, कॉन्क्वेस्ट और सब्जुगेशन बताया था। क्या क्या था उसमें? सत्तांतरण, व्यवसाय और जीत कर या हराकर। तो इसके द्वारा हम नए राज्यों का प्रवेश कर सकते हैं, फॉरेन टेरिटरीज को इंडिया में शामिल कर सकते हैं।
अब जब हमको कोई नई टेरिटरी इंडिया में शामिल करनी है तो आपको संशोधन करना पड़ेगा संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा। लेकिन कुछ शर्तें हैं जो आप समझ लेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि कहाँ अमेंडमेंट होना है, क्योंकि नया स्टेट फॉर्म करने में, कोई फॉरेन टेरिटरी को इंडियन टेरिटरी में शामिल करने में कभी तो आपका अमेंडमेंट होगा और कभी अमेंडमेंट नहीं होगा। तो कब होगा कब नहीं होगा, आइए इसको समझते हैं। Secession of an Indian territory to foreign country does not cover under Article 3 and it can be done only by amending Constitution under Article 368। जो सबसे पहला मोड हमने देखा था सेसेशन वाला, कौन सा देखा था? सेसेशन का। क्या कह रहा है सेसेशन? कह रहे हैं कि अगर कोई इंडियन टेरिटरी है, क्या है? इंडियन टेरिटरी है, इसको हम फॉरेन टेरिटरी में शामिल कर रहे हैं। अगर इंडियन टेरिटरी जो है वो फॉरेन कंट्री को दी जा रही है, इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री डज नॉट कवर अंडर आर्टिकल 3, तो ये आर्टिकल 3 में कवर नहीं होता है। हमने भी आर्टिकल 3 में जो पढ़ा उसमें कहीं पर भी ये बात नहीं की गई कि अगर हम अपना स्टेट किसी को दे रहे हैं, यानी कि वो आर्टिकल 3 में नहीं है। तो अगर हमको ये करना है तो इसके लिए हमको जाना होगा थ्रू अमेंडमेंट। किसके थ्रू जाना होगा? थ्रू अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368। पता होगा आपको, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने पढ़ाया था ना कि अनुच्छेद 368 में दिया गया है संशोधन की शक्ति, पावर ऑफ अमेंडमेंट टू द पार्लियामेंट, है ना। तो अगर कोई इंडियन टेरिटरी है, मतलब इंडियन टेरिटरी का कोई पार्ट है जो हमें फॉरेन कंट्री को देना है, तो उसके लिए हमको अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अमेंडमेंट करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा अगर हमको कोई इंडिया में शामिल करनी है, कोई फॉरेन टेरिटरी, या कोई नई अपने में ही कोई नया स्टेट बनाना है अपनी टेरिटरी के अंदर का ही, या हमको किसी और देश से ट्रांसफ़र करना किसी ट्रिटी के थ्रू, हम उसको कुछ पार्ट देंगे, वो कुछ पार्ट हमको देंगे, तो इन सब के लिए आपको अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। अब यहाँ पे जैसे मैंने अभी बोला कि अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती, उसमें एक पॉइंट मैंने गलत बोल दिया, उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ अभी तक समझे? आपको एक्सप्लेन करके बताऊँ तो वही बेटर है, क्योंकि शॉर्ट में बताना डेंजरस है। जब मैं इसी सब्जेक्ट को कई बैच में या और जगहों पे पढ़ा चुका हूँ, उसके बावजूद भी मैं कभी कभी थोड़ा सा शॉर्ट करने के चक्कर में कि जल्दी से कर दूँ कि वीडियो की लेंथ लंबी हो रही है, ऐसा करने के चक्कर में कभी कभी जब थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है तो आप लोग तो भी पढ़ ही रहे। खैर समझ लेते हैं। हम किसी, ये जो है फॉरेन टेरिटरी, ठीक है, विदेशी क्षेत्र है, और ये हमारा भारत का एरिया है। अगर इसको भारत में शामिल करना है तो इसके लिए अमेंडमेंट होगा नहीं होगा? अमेंडमेंट नहीं होगा। लेकिन जब भी हम बात करेंगे कि अगर इंडिया की कोई टेरिटरी है और उसको हमको देना है फॉरेन वाले को, विदेशी क्षेत्र में देना है, तो उसके लिए हमको अमेंडमेंट करना पड़ेगा।
तो हम आपको एक अमेंडमेंट अभी रिसेंट का कुछ साल पहले का समझाते हैं। ये चीज याद रखिएगा, इंडिया में फॉरेन टेरिटरी शामिल करना, नो नीड ऑफ अमेंडमेंट, संशोधन की आवश्यकता नहीं है अनुच्छेद 368 के तहत। लेकिन इंडियन टेरिटरी किसी को ट्रांसफर करना, उसके लिए संशोधन की आवश्यकता है, उसके लिए आपके अमेंडमेंट की नीड होगी अगर इंडियन टेरिटरी आप ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अभी एक आपका अमेंडमेंट था 100th 2015 का 100वां जो अमेंडमेंट था, 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। तो ये किससे रिलेटेड है? यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश की बात हो रही है, इंडिया एंड बांग्लादेश। क्या हुआ यहाँ पे कि इंडिया और बांग्लादेश ने आपस में बात करके समझौता करके, कुछ सीमा विवाद था वहां पे थोड़ा सा, कुछ गांव को लेके, कुछ विलेजेस को लेके, तो क्या किया, इंडिया ने कुछ क्षेत्र एक्वायर किया बांग्लादेश से, ठीक है, कुछ क्षेत्र क्या किया, एक्वायर किया, कुछ एरिया, और एक्वायर किया बांग्लादेश से, और कुछ एरिया ट्रांसफर किया बांग्लादेश को। यहाँ पे दो लेन देन हो रहे हैं, दो आपके दिख रही चीजें। एक तो इंडिया लेगा बांग्लादेश की टेरिटरी, यानी कि फॉरेन टेरिटरी को इंडियन टेरिटरी में शामिल किया जा रहा है, विदेशी क्षेत्र को भारतीय संघ में शामिल किया जा रहा है। तो क्या इसके लिए अमेंडमेंट की जरूरत है? नहीं है, हमने पढ़ा था। लेकिन इसी का दूसरा पहलू है कि इंडिया भी तो कुछ जमीन दे रहा है बांग्लादेश को, कुछ गांव दे रहा है, तो यानी इंडियन टेरिटरी को ट्रांसफर किया गया बांग्लादेश को। और यहाँ पे जैसे ही ये बात आई कि हमने अपना एरिया दिया, वहां पे सबसे पहले आपका बीच में कूदेगा आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368, यहाँ पे पटाख से बीच में आ जाएगा। क्लियर है ये चीज, कोई डाउट तो नहीं है? तो ये आपका यहाँ पे आपको देखो, ये भी आप समझ गए कि कब हमको आर्टिकल 368 के अंडर में अमेंडमेंट की जरूरत है, और जो है आपका ये अमेंडमेंट नंबर जो 100वां अमेंडमेंट था, 100th जो आपका अमेंडमेंट है, संशोधन है 100वां 2015 का, वो किससे रिलेटेड आपको ये भी याद होगा। यहाँ पे आपके दो पॉइंट जो है वो कवर हो जाते हैं। एक पॉइंट जब हम पीछे पढ़ा रहे थे उसमें छूटा हुआ है, अलग से उसको नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे मैंने ये बताया ना कि एक लिमिटेड पीरियड के लिए प्रेसिडेंट कंसेंट मांगने के लिए टाइम देता है। प्रेसिडेंट मतलब वो मांगता है ना, एक्सप्रेशन ऑफ व्यूज ऑफ द स्टेट। अरे भाई, जो हमने बताया था कि जहाँ पे आर्टिकल 3 में ऑथराइजेशन होता है पार्लियामेंट को कि वो फॉर्म करे न्यू स्टेट, बताया था ना, न्यू स्टेट जो फॉर्म करता है, तो उसी में हमने कहा था कि जब उसको कोई भी ऑल्टरेशन करना हो किसी स्टेट में, तो वो प्रायर रिकमेंडेशन लेगा, पूर्व संस्तुति लेगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति पूर्व संस्तुति देने के पहले, प्रेसिडेंट जो है वो प्रायर रिकमेंडेशन देने से पहले उस राज्य से कंसल्ट करेगा, जिस राज्य में कोई ऑल्टरेशन होना है, जिस स्टेट में कोई ऑल्टरेशन होना है, उससे डिस्कस करेगा प्रेसिडेंट, उससे अपना व्यूज मांगेगा कि आप अपना व्यूज दीजिए। ऑल्टर जो आपके यहाँ ये बाउंड्री हो रही है, नेम ऑल्टर, कुछ भी ऑल्टर हो रहा है किसी स्टेट का, तो उसके लिए प्रेसिडेंट जो है या पार्लियामेंट बाउंड नहीं है उसकी वो व्यूज को जो उसने एक्सप्रेस किया उनको मानने के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं ये वो, और सबसे बड़ी बात कि वो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड देता है प्रेसिडेंट। जैसे प्रेसिडेंट ने अगर उस स्टेट से कुछ जानना चाहा, अपनी उसकी राय मांगी उस स्टेट की, तो उसके लिए क्या करेगा, वो कहेगा कि भाई देखो, आपको ये लिमिटेड हम टाइम दे रहे हैं, आपको हम 2 महीने का टाइम दे रहे हैं, हम आपको 1 महीने का टाइम दे रहे हैं, आपको 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, टाइम फिक्स हो जाएगा, एक टाइम स्पेसिफाइड हो जाएगा,
उस टाइम पीरियड में उसको अपनी बात रखनी होगी उस स्टेट को, उस स्टेट के लेजिस्लेचर को। तो ये चीज ऐड हुई थी आपकी, यहाँ पे याद रखिएगा, आपका 1866 में अमेंडमेंट हुआ था, 18th नंबर 18वां संविधान संशोधन अधिनियम 1966 के द्वारा इस चीज को जोड़ा गया था। और इस संशोधन के बाद में ही आपके दो राज्य बनते हैं, पंजाब और हरियाणा। इसी के बाद आपका पंजाब और हरियाणा की उत्पत्ति होती है 18वें संविधान संशोधन के बाद में। और इसके बाद हम देखेंगे आगे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज। क्या हम देखेंगे? इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड यूटीज। इसको हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपको कल ही मिल जाएगा। और बाकी मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। इस ध्यानपूर्वक पूरा पढ़ने के लिए, मतलब एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ में ये 1.5 घंटे का लेक्चर देखने के लिए थैंक यू सो मच। और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जितने भी कॉन्सेप्ट बताऊँ वो आपको पूरी तरीके से समझ में आए, बट उसके लिए आपका भी हमको सपोर्ट चाहिए कि आप भी मेहनत करें थोड़ी सी। तो ठीक है, करिए मेहनत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।